वेलकम बैक। अब हमें अगले यूनिट की बात करनी है और उसमें जो अगला टाइम पीरियड है हमारा नेक्स्ट 500 सालों का, वो है 200 300 AD से लेकर 800 AD तक। जो टाइमलाइन हमने बनाया है उसमें आप देख सकते हैं कि इस काल के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, अगर उत्तर और दक्षिण सबको साथ में लिया जाए तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसे हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें आपको मिल जाएंगे गुप्त राजवंश। गुप्तों के बाद कौन? हर्ष उत्तर में, और फिर साथ में कौन? अगर दक्कन की तरफ चले तो चालुक्य। कौन से वाले चालुक्य? बादामी वाले चालुक्य। और फिर पल्लव। तो अगर इनकी चर्चा कर लें तो ये काल हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण से हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, ऐसा ही है ना? और तो कुछ इसमें मेंशन नहीं है। इसमें मैंने मेंशन किया होगा पाल प्रतिहार यहाँ, लेकिन उसके लिए अगला जो फ्रेमवर्क है हमारा वो ज़्यादा उचित होगा। ठीक है ना? वो पूर्व मध्यकाल की जो भी शक्तियाँ हैं उनके साथ उन्हें कर लेंगे। फिलहाल ये 4 शक्तियाँ और इनसे संबंधित कुछ तथ्य। ठीक है, तो सबसे पहले गुप्त राजवंश से शुरुआत करते हैं। गुप्त वैश्य थे। हमने क्षत्रिय राजवंश देखे, ब्राह्मण देखे, और अब वैश्य राजवंश भी देख रहे हैं। माना जाता है कि ये कुषाणों के सामंत थे या कुषाणों की नौकरशाही के हिस्सा थे, और कुषाणों से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उनमें से एक चीज़ वो ये है कि इनकी शक्ति का आधार जो था वो घुड़सवार सेना, जिसके लिए कुषाण जाने जाते थे। कुषाणों ने ही ये जो लंबे बूट होते हैं या फिर जो घोड़े की जिन होती है, लगाम, वो जिस पे पैर रखते हैं, स्टरअप कहते हैं, हेलमेट, इस तरह की चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया था। डिवाइन रूल भी इंट्रोड्यूस किया था। तो गुप्त शासक भी डिवाइन रूल की बात करते थे। गुप्त शासकों ने अपने आप को विष्णु का अवतार माना। इसका मतलब यही है कि दैवी अधिकार सिद्धांत में इनका कुछ यकीन था, कुषाणों की तरह। लेकिन कुषाणों की वह परंपरा जिसमें कि 2 शासक एक ही साथ शासन करते थे, जिसको डुअल रूल कहते हैं, उसको इन्होंने नहीं अपनाया। इसलिए कि गुप्तों में कई बार हमें उत्तराधिकार के संघर्ष दिखाई देते हैं। ठीक है, वैसे कुषाणों को सिले हुए वस्त्र या फिर छत्र प्रणाली के लिए भी जाना जाता है, जिसमें मिलिट्री गवर्नर से अपॉइंट किए जाते थे। तो उन सब चीज़ों का प्रभाव आपको गुप्तों के शासन पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस वंश का संस्थापक कौन था? तो एक शासक का नाम मिलता है श्रीगुप्त। ऐसा लगता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं है। आरंभिक राजधानी का हमें पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान प्रयागराज के आसपास कहीं, बाद में लेकिन उज्जैन भी इनकी राजधानी
बनी थी, जब कालिदास थे, उज्जैन के निवासी थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का दरबार उज्जैन में लगता था। ठीक है। लेकिन श्रीगुप्त के बाद, ये तो संस्थापक मान सकते हैं, वास्तविक संस्थापक अक्सर सुनते होंगे आप, एक तो संस्थापक, दूसरा वास्तविक संस्थापक। ये वास्तविक संस्थापक के रूप में हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर सकते हैं। इस वंश का शासक चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम भी कनिष्क की तरह जब गद्दी पर बैठा तो इसने भी एक संवत शुरू किया, जिसे गुप्त संवत कहते हैं। तो गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और लगता है कि ये 319-20 के आसपास गद्दी पर बैठा था। ये एडी है, जिसे हम लोग गुप्त वंश का प्रारंभ भी मान सकते हैं। इस संवत की जानकारी हमें जो मिलती है वह अल-बेरूनी के विवरण से मिलती है। अल-बेरूनी का नाम आपने सुना होगा, मध्यकाल में अबुल फजल नहीं, अल-बेरूनी। हाँ हाँ, पूरा नाम छोड़ दो यार इतना, तो उसकी किताब का नाम लेकिन जरूरी है। किताब का नाम क्या है? किताबुल हिंद, तहकीक हिंद। 1035 एडी में उसने उसे कंप्लीट किया था। मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहता था, वो सेंट्रल एशियन एस्ट्रोनॉमर था। तो उसने भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, और उसी लिखने के क्रम में उसने इस संवत का भी उल्लेख किया है, जिसके माध्यम से हम गुप्त संवत तक अब पहुँचते हैं। ठीक है ना? ये उसकी एक उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि थी उसकी शादी। हाँ, शादियां उपलब्धि होती हैं अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से हो तो। ठीक है। तो ये शादी उसने एक लिच्छवी राजकुमारी से की, और उस लिच्छवी राजकुमारी का नाम था कुमार देवी। लिच्छवी अपने वंश से बाहर शादी ब्याह नहीं करते थे, और जब ये शादी हुई तो खुशी की बात थी, तो इसने सोने के सिक्के जारी किए, और उन सिक्कों पर इन दोनों की, चिरंजीवी चंद्रगुप्त की और आयुष्मती कुमार देवी की, ठीक है, मूर्तियां बनी हैं, और एक दूसरे को बरमाला डालते हुए दिखाया गया है। भारतीय इतिहास में इस तरह के सिक्के प्रायः नहीं मिलते। ये अपवाद है जिसमें कि पति पत्नी और विवाह समारोह एक दूसरे को बरमाला डालते हुए दिखाया जाए। ठीक है ना? लिच्छवियों के साथ यह वैवाहिक संबंध गौरव का कारण बनता है, और इसके बाद चंद्रगुप्त के बाद, प्रथम के बाद, समुद्रगुप्त शासक बनता है। अब यहाँ पर जो लोग ऑप्शनल पढ़ते हैं या हिस्ट्री थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, उनकी जिज्ञासा के लिए बता दूं कि इसके बीच में ना एक और शासक का नाम मिलता है, कांच। कौन था, किधर का था, पता नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह का उत्तराधिकार का संघर्ष था ही। बहुत सहज है, बहुत बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कांच की क्या ऐतिहासिकता है, हमें बहुत अच्छी जानकारी इसके बारे में नहीं है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह दिया गया। नेपोलियन को फ्रांस का समुद्रगुप्त नहीं कहा गया। आप समझ सकते हैं, यूरोसेंट्रिक अप्रोच। या फिर हम तो फ्रांस गए नहीं थे उनका इतिहास पढ़ने, लेकिन वो भारत आए थे हमारा इतिहास पढ़ने, तो उनको जैसे मन किया वैसे उन्होंने तुलनाएं की। हमारे कालिदास को कह दिया शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगर हम लोग इंग्लैंड गए होते तो हम उनके शेक्सपियर को पकड़ कर बोलते कालिदास ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ये तो प्रभुत्व की बात होती है, ऐसा तो हम कर नहीं पाए। तो ये जो भारत का नेपोलियन जो छवि बनी, यह छवि बनती है प्रयाग प्रशस्ति से। प्रशस्ति, ई यू, ईओलॉजी, ई यू कुछ होता है, LOGY, ईओलॉजी, मतलब जिसमें किसी की तारीफ की जाए। और प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज करता है उसका मित्र, उसका दरबारी हरि सेन। और हरि सेन के हिसाब से, जैसे हरि सेन एक तरह से देखा जाए, जैसे जो काम अकबर के लिए अबुल फजल करता है, उसके हिसाब से अकबर सब कुछ था। इंसान कामिल, परफेक्ट मैन, इमाम आदिल, आदर्श शासक, ठीक है, और सुलह कुल, मतलब शांति स्थापक। उसी तरह से हरि सेन भी
समुद्रगुप्त में सारी प्रतिभाएं ढूंढ लेता है और वो बताता है कि उसने लगभग भारत के सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी, दक्षिण के क्षेत्र भी उसमें शामिल थे, किसी को मारा, किसी को पटका, किसी को पटक के छोड़ दिया। अंत में उसने, जो जानने वाली बात यह है, उसके विस्तार में नहीं जाना है, जानने वाली बात यह है कि उसने अगर दक्षिण के क्षेत्रों को जीत भी लिया था तो प्रत्यक्ष शासन की नीति नहीं अपनाई। ठीक है। और उसके युद्धों और विजयों का विवरण कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। और प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? हरिसेन। हरिसेन उसका मित्र भी है, दरबारी भी है और अधिकारी भी है। किस पद पे काम कर रहा है हरिसेन? तो उसका संधि विग्राहिक, इस पद का नाम आता है। शायद ये फॉरेन मिनिस्टर जैसा कोई पद होता था, संधि विग्राहिक। ठीक है ना। हरिसेन ने सारी प्रशंसाएं उसकी की हैं। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये एक पिलर के ऊपर है। ठीक है। ये पिलर वस्तुतः अशोक का पिलर है। तो इसी पर कभी घापद ने अशोक की चर्चा की थी, उसके धम्म की चर्चा की थी। अशोक के अभिलेखों के रचयिता के तौर पे किसका नाम आता है? घापद का नाम आता है, GHAPAD। समुद्रगुप्त को और कोई जगह नहीं मिली, यही पिलर मिला जिस पर अशोक के शांति के संदेश थे। उस पर उसने अपने विजय के संदेश दिलाए। ठीक है ना। तो यहां पर अब कौन हो गया? हरिसेन भी हो गया, समुद्रगुप्त भी हो गया। इसी पिलर पर मुगल वंश का एक शासक था, जहांगीर। उसने काम चाहे किए न किए, लेकिन अच्छे इंटेंशंस जाहिर किए थे। और 12 एडिक्ट्स, शासन के उसने 12 आदर्श विकसित किए थे। उसको भी कोई और जगह नहीं मिली, इसी पिलर पे। तो अच्छा हो बुढ़ऊ अशोक का कि उन्होंने एक पिलर छोड़ दिया था बाद के लोगों के लिए, कि जिसका मन किया आपने विजय की बात कर गया, जिसका मन किया प्रशासन की बात कर गया। ये दोनों शासक बहुत प्रतापी थे, लेकिन अपना पिलर नहीं खड़ा कर सके। ठीक है। ये अशोक के पिलर पर ही अपना काम चलाते रहे। ठीक है। तो अब पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति, या मतलब प्रयाग प्रशस्ति से तो हरिसेन है, लेकिन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं, या इलाहाबाद पिलर जिसे कहते हैं, उस पर कितने शासकों के इंस्क्रिप्शंस हैं, किन किन के इंस्क्रिप्शंस हैं? तो 3 शासक हो गए। कौन कौन हो गए? जहांगीर इधर मुगलों में, उधर समुद्रगुप्त, और इधर यस। जिस तरह से सिक्के मिले हैं समुद्रगुप्त के, उसको देख कर लगता यह है कि वो बड़ा पराक्रमी योद्धा था और साथ में कलाकार भी था। उसको कभी बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो कभी धनुषधारी, धनुर्धर रूप में उसको दिखाया गया है। तो अलग अलग तरीकों से उसे दिखाया गया। गुप्त शासक उपाधियां बहुत बड़ी बड़ी लेते थे, परम भट्टारक, परम सौगत, परमेश्वर। आमतौर पे जब साम्राज्य कमजोर होने लगा बाद के दिनों में, जब विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, तो अब आप पहले थे राजा। अशोक अपने आप को राजा ही कहता है, उतना काफी था। बाद में हुआ राजाओं के राजा, महाराजा। इसका मतलब क्या है कि बाकी राजा आ चुके हैं। तो टाइटल तो बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविक अधिकार कम हो रहा है। ठीक है। फिर अब महाराजा से भी काम नहीं चला, अब हो गए महाराजा धीराज। ठीक है। अब आपकी स्थिति और अप्रत्यक्ष हो गई। अब आप उन लोगों पर शासन कर रहे हैं जो वास्तविक रूप से अलग अलग क्षेत्रों का शासन कर रहे हैं। इसी को तो विकेंद्रीकरण कहते हैं। और फिर अब महाराजा धीराज से भी काम नहीं चला, तब आप हो गए परमेश्वर, परम भट्टारक, परम सौगत। ठीक है। इस तरह की उपाधि लेकर, तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, ये राजनीतिक शक्ति के प्रतीक कम है, विखंडीकरण के प्रतीक अधिक है। ठीक है ना। तो इसी को सामंतवाद से भी जोड़कर देखा जाता है। गुप्त काल तक आते आते व्यवस्था लगभग सामंतवादी हो चुकी थी। जो पद थे आनुवांशिक होने लगे थे। जैसे कि हरिसेन इस पद पर 3 पीढ़ियों से काम कर रहा था। जब नौकरशाही का पतन होता है तो पद आनुवांशिक होने लगते हैं। नौकरशाही के पतन का एक लक्षण यह भी है कि जो वेतन होगा अब आपको नकद में ना देकर किसमें, भूमि अनुदान में दिया जाने लगे। तो सातवाहनों ने तो धार्मिक कारणों से भूमि अनुदान दिए थे। गुप्त काल तक आते आते गैर धार्मिक कारणों से भी भूमि अनुदान दिए जाने लगे थे, और यह परंपरा और भी लोकप्रिय होती चली जा रही थी। ठीक है। तो हर तरह का पतन होगा, नौकरशाही का भी, राज्य के आर्थिक आधार का भी। लेकिन पतन भी क्या है, डिग्री की बात होती है। गुप्तों तक अभी स्थिति इतनी खराब नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, गुप्त व्यवस्था
उतनी केंद्रीकृत नहीं थी जितनी कि मौर्यों की व्यवस्था रही थी। गुप्त नौकरशाही भी उतनी विस्तृत नहीं थी जितनी कि मौर्यों की नौकरशाही रही थी। ये बात समझ रहे हैं ना आप? जो पतन की प्रवृत्तियां हैं वो गुप्त राज व्यवस्था में भी दिखाई देती। समुद्रगुप्त के बाद क्या हुआ, ये अपने आप को, इसी के बारे में एक दिन बात कर रहे थे हम लोग। अब तो हमारे संबंध इतने पुराने हो चुके कि मैं कह सकता हूँ, अब हमारा एक साझा अतीत है नहीं, मैं कह सकता हूँ कि एक दिन हम लोग बातें ऐसे कर रहे थे। वो एक दिन आप पहचान सकते हैं वो कौन सा दिन था, कह सकते हैं ना वैसा? ठीक है, मेरे ख्याल से आज तीसरा या चौथा चौथा दिन है। तो चौथे दिन तो हम लोग, अब इससे पहले 3 दिन का एक हमारा अतीत भी है। तो किसी दिन हम लोग बात कर रहे थे इन्हीं तीनों दिनों में से कि समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहता है। लिच्छवियों का दौहित्र, दौहित्र का मतलब होता है बेटी का बेटा। उसमें वह गौरव का अनुभव करता है। उसे संगीतज्ञ भी माना जाता है। चलिए छोड़ दीजिए उसको, उससे आगे बढ़ते हैं समुद्रगुप्त से, भारत के नेपोलियन से। तो उसके बाद फिर से एक विवाद होता है। वैसे अच्छा, यहाँ पर कि समुद्रगुप्त से पहले विवाद था, हरिसेन के विवरण से भी पता चलता है। हरिसेन के विवरण से पता ये चलता है कि हरिसेन कहता है कि महाराज ने, यानी कि उसके पिता ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी दरबार में समुद्रगुप्त को सबके सामने उत्तराधिकारी घोषित किया था। यह बात तो इसलिए कही गई कि समुद्रगुप्त की वैधता स्थापित हो, लेकिन इस बात से यह संकेत भी मिलता है कि किसी न किसी तरह का उत्तराधिकार का संघर्ष था। वरना यह कहने की जरूरत क्यों थी हरिसेन को कि भरी दरबार में सबके सामने? ये स्पष्टीकरण ही तो है, एक तरह से सबूत ही तो आप दे रहे हैं। ठीक है ना? अगर मैं कहूं कि मुझे इस क्लास में सबने आने दिया बिना रुकावट के, मैं यहाँ पर पहुंच गया, किसी ने मुझे रोका नहीं, सबकी अनुमति लेकर मैं आया हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रोका जा सकता था, रोकने वाली प्रवृत्ति हो सकती थी। ऐसे अधिकारी यहाँ बाहर मौजूद हैं जो रोक सकते हैं कि अभी आप इधर से निकलिए, ऐसा हो सकता है नहीं? तो हरिसेन का यह कहना ही कि महाराज ने भरी दरबार में सम्राट घोषित किया था, इस बात का संकेत देता है कि समुद्रगुप्त के गद्दी पर बैठने के दावे को चुनौती दी गई थी, और एक तरह से स्पष्टीकरण है। समुद्रगुप्त के बाद जो दूसरा शासक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मतलब तीसरा गुप्त वंश का तीसरा प्रमुख शासक, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसका नाम देवगुप्त भी था, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और जितने भी भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं, उनमें यह सबसे प्रमुख माना जाता है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में भी आता है कि कुछ उत्तराधिकार का संघर्ष था यहाँ पर भी। और जैसे समुद्रगुप्त से पहले कांच की चर्चा मिलती है, वैसे ही कुछ स्रोतों में चंद्रगुप्त से पहले एक शासक की चर्चा मिलती है जिसका नाम बताया गया है रामगुप्त। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुन रखा होगा। रामगुप्त की ऐतिहासिकता क्या है, इसको लेकर संदेह है, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। हाल के दिनों में कुछ कॉपर क्वाइंस मिले हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं, 2, जिस पर रामगुप्त का नाम अंकित है। इसका मतलब है कि किसी न किसी तरह से यह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, गुप्त शासक भी हो सकता है, और समुद्रगुप्त के बाद सत्ता संघर्ष जो हुआ था उसका यह एक पक्ष भी हो सकता है, जिसमें अंततः किसको सफलता मिली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। यानी कि उत्तराधिकार का संघर्ष गुप्त शासन व्यवस्था का भी हिस्सा रहा था। रामगुप्त की ऐतिहासिकता को सिद्ध करते समय एक प्रकरण है जिसका इतिहास की किताबों में अक्सर उल्लेख मिलता है। आपने ध्रुवा देवी प्रकरण का नाम सुना होगा। ध्रुवा देवी नाम सुना है कभी? नहीं सुना? तो लगे हाथ, ये कथा भी सुन ही डालिए। शिलापादिकरण की कथा तो सुनी ही थी आपने। ध्रुवा देवी और रामगुप्त पति पत्नी थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो था उसके भैया भाभी थे। ठीक है, पति पत्नी थे दोनों। ध्रुवा देवी प्रकरण, देखिए प्रकरण ऐसा है कि रामगुप्त शासक था, रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुवा देवी। रामगुप्त का छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो बाद में विक्रमादित्य बना और जिसे हमने द्वितीय नंबर दिया। ये जो प्रथम द्वितीय है ना, ये इतिहासकार नाम रखते हैं ऐसा। वो जब जी रहे होते तो उनको पता नहीं है कि वो द्वितीय के नाम से जाने जाएंगे कि तृतीय के नाम से
जाने जाएंगे। जब बाद में इतिहास लिखा गया तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए द्वितीय तृतीय ऐसे कर दिया गया। तो आप एक को एक घर दिखाई देता है जिसमें एक भैया है, एक भाभी है और एक देवर है। भारतीय संबंध ऐसे ही तो होते हैं, ठीक है। भैया लड़ाई लड़ने जाते हैं, शकों के साथ पराजित हो जाते हैं। कोई शक शासक इनको पराजित कर देता है और इनको एक बहुत ही अपमानजनक संधि करने पर बाध्य करता है। उस संधि की शर्तों में यह था कि अपनी पत्नी को समर्पित करेंगे। कुछ लोग मानते हैं कि इतनी अपमानजनक संधि थी कि भारतीय परंपरा में इसकी स्वीकृति हो ही नहीं सकती थी। ये मनगढ़ंत बातें हैं, जो भी हो, हमें प्रकरण से मतलब है। फिर क्या हुआ कि जब रामगुप्त तैयार हो गया ध्रुवा देवी को शक शासक को समर्पित करने के लिए, सरेंडर करने के लिए, तो यह बात किसको पता चली? छोटे भाई को पता चली। उसने कहा कि भाभी आप मत जाइए, आप अपने कपड़े दीजिए मुझे। तो उसने ध्रुवा देवी के कपड़े पहने। किसने? चंद्रगुप्त। देखिए सत्ता प्राप्ति के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो उसने कपड़े पहने और स्त्री भेष में वो गया उस शक शासक के पास और उसकी हत्या कर दी। लौटा, बड़े भाई की भी हत्या कर दी, ठीक है। मतलब ऐसा नर क्या जो नारी का सम्मान न करे, ठीक है। और फिर उसने ध्रुवा देवी से विवाह भी कर लिया। ठीक है। अब ये कथा सही है कि गलत है, इतिहासकार इसको लेकर विवादों में पड़े हुए हैं। इतिहास में सत्य ढूंढना हमारा काम नहीं है, ठीक है। बस प्रसंग जान लेना होता है। प्रशासन में भी आपको यही करना है। बहुत कुछ आप जानते रहेंगे, अनदेखी करनी पड़े, बस जान लीजिए कि चल क्या रहा है। इतिहास की दुनिया में ये एक प्रसंग है। इसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो न मानते हो उनका भी भला हो, जो मान रहे हैं उनका भी भला हो। हमें बस इतना जान लेना है कि गुप्तों में सत्ता का संघर्ष था और रामगुप्त नामक एक शासक की चर्चा होती है और शकों और गुप्तों के बीच में संघर्ष भी था। शक अभी भी पश्चिमी क्षेत्रों में काफ़ी बलशाली थे और ऐसे ही किसी एक लड़ाई में गुप्त शासक पराजित भी हुआ था, ठीक है। अब संधि कैसी थी, कितनी अपमानजनक थी, इसमें सत्य क्या है, सत्य क्या नहीं है, उसकी पड़ताल हम लोग न करेंगे और ना हमें करनी चाहिए। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त जब गद्दी पर बैठता है, अब उसकी सही भूमिका शुरू होती है कि चंद्रगुप्त ने क्या किया। पहला काम तो उसने किया कि शकों को पराजित किया, उसी शक शासक को मारा। और चूंकि शक अपने चांदी के सिक्कों के लिए जाने जाते हैं, तो मालवा और सौराष्ट्र के क्षेत्र में गुप्तों ने जो चांदी के सिक्के जारी किए, ऐसा लगता है कि स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप किए। और गुप्त शासकों में इसको प्रथम मान सकते हैं जिसने चांदी के सिक्के जारी किए। शक शासक को पराजित किया और शकों का क्षेत्र गुप्त साम्राज्य में मिलाया। यह समझ गया। इस शासक के बारे में जिसका नाम देवगुप्त है, देवगुप्त भी है, ऐसा माना जाता है कि इसने अपनी पुत्री जिसका नाम था प्रभावती देवी का विवाह, प्रभावती देवी, इतिहास में महिलाओं की भूमिका, प्रभावती देवी का विवाह एक वकाटक, याद है ना मैंने कहा था कि वकाटक गुप्तों के साथ अपने संबंध के लिए जाने जाते हैं, एक वकाटक शासक से किया था जिसका नाम रुद्रसेन द्वितीय या तृतीय था। जो भी हो, वो बेचारा मर गया। उसके मरने के बाद इसका मतलब है कि सती प्रथा कोई बहुत इतनी प्रचलित नहीं थी कि हर आदमी सती हो। ये प्रभावती देवी सती नहीं होती है, लेकिन साथ साथ अब ये विधवा भी है, लेकिन विधवाओं की दशा भी शायद इतनी बुरी नहीं थी इस समय तक आते आते, इसलिए कि प्रभावती देवी वकाटक शासन का संचालन करती है अपने पति की मृत्यु के बाद। बाद के दिनों में अगर आप देखें, सामंतवादी प्रवृत्ति जब आती है तो विधवाओं की यह स्थिति कहीं भी नहीं बच जाती है कि वो समाज और राजनीति में इतना हस्तक्षेप कर सके। प्रभावती देवी ने अपने नवजात शिशु को गद्दी पे बिठा दिया, बिठा के दिया होगा, बहुत छोटा था तो लिटा दिया होगा, ठीक है। और फिर उसके आसपास तकिया लगाकर उसके नाम से शासन करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन जब वो ऐसा कर रही थी, उस समय वो अपने पिता से निर्देश ले रही थी। पिता कहाँ थे? इधर। तो इस समय में वकाटक क्षेत्रों पर भी गुप्तों का प्रभाव स्थापित होता है। इस पूरे प्रकरण में एक और वकाटक शासक का नाम लिया जा सकता है जिसका नाम था हरिसेन। और अजंता एलोरा की गुफाओं का नाम सुना होगा आपने, खासतौर से अजंता। एलोरा नया है, अजंता पुराना है।
तो अजंता में जो कलात्मक गतिविधियां शुरू हुई जो कि बहुआयामी हैं, गुफाएं भी बनी, मूर्तियां भी बनाई गई, चित्रकारी भी हुई। तो अजंता की जो आरंभिक कलात्मक गतिविधियां हैं, ऐसा लगता है कि वह काटक शासनकाल में शुरू हुई थी। और वहाँ पर एक अभिलेख भी मिलता है, उस अभिलेख में किसी वकाटक शासक की चर्चा मिलती है जिसका नाम हरिसेन है। तो अगर वकाटकों में कोई शासक हमारे लिए जानने योग्य है तो वो कौन है? हरिसेन है, जिसका एक अभिलेख मिलता है अजंता में, जिसमें ये पता चलता है कि आरंभिक गतिविधियां वकाटकों के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है। उसके बाद से दिल्ली नाम सुना होगा आपने। दिल्ली एक जगह है जहाँ लोग आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने, जहाँ कोचिंग्स हैं बहुत सारी, उन्हीं में से एक विजन आईएएस भी है। तो दिल्ली के बारे में तो सुन ही रखा होगा आपने। दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों में अगर आपने रुचि ली होगी तो कुतुब कॉम्प्लेक्स कभी घूमने गए होंगे, जो कि विश्वदाय स्मारक भी है, जिसको विश्व धरोहर मानते हैं ना। वहाँ पर उन सभी चीज़ों में एक चीज़ खास तौर से देखेंगे आप, वो है लौह स्तंभ। उसको मेहरौली लौह स्तंभ कहते हैं। उसकी भी चर्चा हम लोगों ने की थी कि अगर एंशियंट इंडिया की टेक्नोलॉजी की बात करें तो वह टेक्नोलॉजी पंच मार्क्ड क्वाइंस, ठीक है ना, या आप मेटलर्जी की ही बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी जा सकते हैं। वहाँ आप वो कांसे की नर्तकी की बात कर सकते हैं। ठीक है, वो जो मेथड होता है जिसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं, उसकी बात कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही वो प्रथा समाप्त हो जाती है। वह मौर्य युग में या उससे थोड़ा पहले फिर से मेटलर्जी की शुरुआत होती है। लोहे का तो प्रयोग होने ही लगता है, हम लोग देख चुके हैं। और सिक्के भी ढाले गए, किसके? चांदी के। ढाले नहीं गए, उनको पीट पीट कर बनाया गया। अच्छा, आपको ये थोड़ा सा आश्चर्य नहीं लग रहा है कि एक तरफ तो लोहा पिघलाया जा रहा होगा, अगर लोहे को पीट पीट कर भी हथियार बनाए जा रहे थे तो भी उसके लिए ज्यादा हीट की जरूरत है कि नहीं? तो आप लोहा पिघला सकते थे उस जमाने में। छठी शताब्दी के ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे का प्रारंभ हो चुका था। और चांदी को नहीं पिघला सकते थे? चांदी भी तो पिघला सकते थे जब लोहा पिघला सकते हैं। तो आखिर क्यों इन सिक्कों को पीट कर बनाया गया, क्यों नहीं ढाला गया? ये एक रहस्य ही है। ठीक है ना। तकनीक तो इतनी थी कि उस समय लोग लोहा की वस्तुएं बना रहे थे। या कभी कभी बुद्धि काम नहीं करती है, एक तकनीक कभी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग नहीं लाई जाती है। जैसे गली मोहल्ले में हम लोग कितने स्मार्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान अपने आप को ही मान लेते हैं और हमारा आत्मविश्वास लगातार कम होता चला जाता है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, सड़क पे जाते हैं, तो हमसे जैसा आत्मविश्वासी साहसी तो कोई होता ही नहीं है। ऐसा होता है। ठीक है। तो वो क्षेत्र की बात होती है, उसको मतलब नहीं हो पाया होगा किसी कारण से। बहुत अच्छी व्याख्या तो हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। तो मेहरौली का लौह स्तंभ प्राचीन भारत की तकनीकी उपलब्धियों में एक बहुत ही विशिष्ट स्थान रखता है। इस लोहे में आज तक जंग नहीं लगी है। इसे गुप्त युग का माना जाता है। हमें ये तो नहीं पता। गुप्त युग के मानने के पीछे कारण यह है कि इस पर एक अभिलेख मिलता है जिसको मेहरौली अभिलेख भी कहते हैं। उस अभिलेख में एक शासक की चर्चा मिलती है जिसका नाम बताया गया है चंद्र। पूरा नाम नहीं है, चंद्र नाम वर्णित है उस अभिलेख में। अगर आप गए होंगे तो देखा होगा, कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो चंद्र के बारे में कुछ बातें कही गई हैं कि चंद्र ने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, उधर बंगाल जीता, इधर ये जीता, पश्चिमोत्तर के प्रदेशों को भी उसने जीता। कुछ लोग मानते हैं कि जो मेहरौली के लौह स्तंभ में चंद्र है वह और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है। तो अगर उस अभिलेख पर निर्भर करें हम लोग तो चंद्रगुप्त द्वितीय को बंगाल जीतने, बंगाल के साथ साथ पश्चिमोत्तर के क्षेत्रों को जीतने का भी श्रेय दिया जा सकता है। ये तो हो गई उसकी राजनीतिक उपलब्धियां। विशेष रूप से उसे उसके सैनिक सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। इसी शासक के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्नों की चर्चा बाद के दिनों में भी होती है। उन 9 रत्नों में से बाकी 7 को छोड़ दीजिए, लेकिन इनकी चर्चा तो हम लोग कर ही सकते हैं। 2, एक थे कालिदास और एक थे अमर सिम्हा, या अमर सिंह ही लिखिए सीधे सीधी, क्या दिक्कत है? अमर सिंह। पहले अमर सिंह की बात करें। अमर सिंह ने अमर कोश लिखा और संस्कृत भाषा की पहली डिक्शनरी आप इसे कह सकते हैं। किसी भी समय की डिक्शनरी अगर आपके हाथ लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास लेखन में बहुत सहायक हो सकती है ये।
इसलिए कि इसमें अलग अलग तरह के शब्द, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित शब्द, उन शब्दों का प्रसंग के साथ प्रयोग, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अमर सिंह, अमर कोश, असल मुद्दा किसका है? कालिदास का है। और कालिदास के बारे में तो आपको पता ही है कि संस्कृत भाषा के सबसे विख्यात कवियों में ये आते हैं। बस इनकी कुछ रचनाओं की चर्चा की जा सकती है, वो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। तो आप बताइए कि कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है अभिज्ञान शकुंतलम। ये देखिए, ऐसे जगहों पर क्या करना चाहिए, लेखक जानिए, नाम जानिए किताब का, उसकी थोड़ी विषय वस्तु जान लीजिए, ठीक है? इतना काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं होती। अब ये नहीं कि बैठ के लगे एक तरफ लेखकों का नाम, एक तरफ किताबों का नाम, अलग है रटने निमोनिक्स बना बना के, ठीक है? ये ऊर्जा का क्षय होता है। थोड़ी पहचान बढ़ाइए किताबों के बारे में, अगर उनके प्लॉट के बारे में जान गए ना तो फिर वो याद रह जाती है, फिर भूलना थोड़ा मुश्किल होता है। दिक्कत तब होती है जब हम इसको मैकेनिकल प्रोसेस बना लेते हैं कि बस देखना है और नाम रटना है, उसमें फिर मेमोरी काम नहीं करती है। जो आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं, जो आपको लगता है कि सुदृढ़ीकरण नहीं हो रहा है, पढ़े तो बहुत हैं, कितनी बार रिवाइज कर लिए, ठीक है, और उसके बाद भी क्या तो याद नहीं रह रहा है या प्रयोग नहीं कर पाते हैं। सबके पीछे एक ही कमी होती है कि आपने उसे मैकेनिकल प्रोसेस के तौर पे देखा है। वो सतही लर्निंग है। अगर थोड़ा समझ के किया होता, थोड़ा प्रसंग को समझा होता, ठीक है, थोड़ा अंतर संबंध स्थापित किए होते, तो शायद आप उसे नहीं भूलते। या जैसे ही प्रसंग निर्मित होता वैसे ही वह सूचना खुद आकर आपको बोलती कि मैं भी हूँ, मेरा भी इस्तेमाल करो, ठीक है? तो भूलने की बीमारी बेसिकली सीखने की बीमारी से संबंधित है। वो सीखने की समस्या है। लर्निंग अगर डीप नहीं होगी, शैलो होगी, तो आप भूलेंगे ही, चाहे आप जितना भी सीख लें। डीप लर्निंग का मतलब है कि प्रसंगों को समझना, कॉन्टेक्स्ट को समझना, और यूपीएससी के लिए तो थोड़ी डीप लर्निंग चाहिए ही चाहिए। देखिए, आप किसी और कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि बस आपने फैक्ट्स और डिटेल्स लिए और उनको रटा और निकल गए। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, पोजीशन से ज़्यादा प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है ना, वो थोड़ा सा प्रसंग पढ़ें, आप थोड़ा सा उसके और विषय में रुचि लें थोड़ा सा, ठीक है? ज़्यादा का मतलब डिटेल के तौर पे नहीं, वो था क्या, ठीक है, उसका प्रसंग क्या है। जैसे अभी कालिदास, अब अभिज्ञान शकुंतलम आपको इसलिए याद है कि गंधर्व विवाह की इसमें चर्चा है, दुष्यंत शकुंतला आपको पता है। जब ये पता होगा, उस विवाह के बारे में पता होगा, कहानियां सुन रखी होंगी, तो अभिज्ञान शकुंतलम आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है ना? तो इसकी विषय वस्तु क्या है? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह भारत के 8 विवाह शैलियों में से एक है। 4 तो स्वीकृत नहीं थी, मतलब कि बहुत बुराई की गई है, लेकिन फिर भी उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन जो 4 हैं जो स्वीकृत हैं, ठीक है, उनमें से एक है गंधर्व विवाह। इसमें किसी तरह का कर्मकांड नहीं होता, वर और वधू दोनों स्वयं से ही निर्णय ले लेते हैं, ठीक है? तो ऐसा ही कुछ हुआ था कि दुष्यंत जंगल में शिकार करने गए थे, शकुंतला उन्हें वहां मिली, दोनों ने गंधर्व विवाह किया। और पहले के राजा लोग क्या करते थे? निशानी देकर लौट आते थे। तो उन्होंने भी कुछ निशानी दी और बुलाया दरबार में आ जाना। तो फिर क्या हुआ वो उस स्टोरी में हमें नहीं जाना है। गंधर्व विवाह इसकी विषय वस्तु है। इसी विवाह से उत्पन्न पुत्र भरत के नाम पर भी अपने देश के नामकरण की बात कही जाती है, ठीक है? ये प्रसंग कितना पुराना है। कालिदास जब लिख रहे थे तो अपने समय की कोई चीज़ लिख रहे थे कि अपने से पहले की किसी प्रसंग के बारे में लिख रहे थे, ये हम तय नहीं कर सकते कि दुष्यंत शकुंतला का समय कितना पुराना है, ठीक है ना? उसके अलावा और उनकी कौन सी रचना है? मालविकाग्निमित्रम, उसकी चर्चा भी हम लोगों ने की है। मेघदूतम, यक्ष के विरह गीत, ठीक है, और क्या है? कुमार संभवम, कुमार कार्तिकेय की जन्म की कथा, ठीक है, और क्या है? ऋतु 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 संहार, ठीक है, विभिन्न ऋतुओं का, उनके सौंदर्य का वर्णन। भारत में सांस्कृतिक विविधता हमारे ऋतुओं की विविधता की वजह से भी तो है। फिर उसके अलावा एक और किताब भी बता रहा था, विक्रम और वशिया। ये कवि लोग जानते हैं कि दुनिया को बेवकूफ कैसे बनाना है। कालिदास ने अपने संरक्षक को शायद बेवकूफ़ी बनाया होगा जब उन्होंने यह रचना की होगी जिसमें उन्होंने उर्वशी, उर्वशी का नाम सुना होगा, मेनका, उर्वशी, रंभा, उसके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के प्रेम प्रसंगों की चर्चा करते हैं।
बताते हैं कि उर्वशी उनसे मिलने आती है, महाराज का आजकल चल रहा है। अब एक बात बताइए, ये तो महाराज भी जानते होंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन शायद महाराज को भी सुन के अच्छा लग रहा था। जीवन कल्पना में जितना सुंदर हो सकता है, वास्तविकता में शायद उतना सुंदर नहीं होता, इसलिए कल्पना में ही वो सुखी थे बेचारे। ठीक है। और कालिदास लिखे जा रहे थे और वो पढ़ तो रहे होंगे ना, उनको पूछना चाहिए था कि भाई काली इधर आना एक मिनट। तुम मुझे समझ क्या रहे हो। ठीक है, लेकिन शायद महाराज भी इसमें रुचि ले रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से उनकी रचनाओं को जान लीजिए, इतना शायद काफी होगा हमारे लिए। ठीक है ना। उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद, द्वितीय के बाद एक शासक होता है जिसका नाम है कुमार। अच्छा हाँ, इसके बारे में एक और चीज, फाहियान जो चीनी यात्री है, जो बौद्ध भिक्षु था और पांडुलिपियों की तलाश में भारत आया था, वही काराकोरम के इलाके से आना और बंगाल की खाड़ी की तरफ से होकर निकल जाना और इस बीच में पूरे गंगेटिक प्लेन को पार करना। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में ही भारत आया था। और फाहियान ने कुछ चीज़ों की चर्चा की है। एक तो कौड़ियों का प्रयोग गुप्तों के काल में वस्तुओं की अदला बदली या विनिमय के साधन के रूप में, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अंत्यजों की बात की है, अनटचेबिलिटी की बात की है, अछूतों की बात की है, अस्पृश्यता कहते हैं ना इसको, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की बात की है। और इस क्रम में उसने चंडालों का वर्णन किया। वो बताता है कि चंडाल जो है वो आबादी से बाहर रहते थे, दक्षिण दिशा में प्रायः, और जब भी शहर में घुसते थे तो क्या करते थे, लकड़ी के टुकड़ों के प्रयोग से किसी विचित्र प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते थे ताकि उनको देखने से बचा जा सके। यानी कि अगर अनटचेबिलिटी की बात की जाए तो गुप्त काल तक आते आते इसके स्पष्ट प्रमाण हमें दिखाई देने लगते हैं। तो इन दो चीज़ों के लिए फाहियान का विवरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और फाहियान कब भारत आया था? चौथी शताब्दी में के अंतिम दिनों में आया था। ठीक है ना। अगला शासक कुमारगुप्त है और कुमारगुप्त को एक ही कारण के लिए जाना जाता है और वो ये है कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना उसके शासनकाल में हुई थी। और उसी के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर कुछ विदेशी आक्रमण होने लगे थे। पुष्यमित्रों के आक्रमण की बात होती है, फिर हुणों के आक्रमण की बात होती है, और कुमार गुप्त के समय से ही ये शुरू हुए थे, लेकिन उसका वास्तविक सामना किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था, जो गुप्तों में आखिरी महत्वपूर्ण शासक माना जा सकता है। स्कंदगुप्त तक आते आते हुणों का आक्रमण काफी बढ़ गया था और हुणों के आक्रमण को गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए काफी उत्तरदायी माना जाता है। स्कंदगुप्त के समय का वह अभिलेख जो कि गिरनार में है, जो रुद्रदमन के अभिलेख के साथ ही पाया जाता है, उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। बाद के दिनों में एक और अभिलेख मिलता है, ये इनके बाद, स्कंदगुप्त के बाद वो अभिलेख मिलता है एक जगह से जिसका नाम है एरन, और 510 एडी का अभिलेख है। और इसमें बताया गया है कि किस तरह से एक गुप्त सेनानायक की पत्नी सती बन जाती है, मतलब सती परफॉर्म करती है, जिसका पति युद्ध में मारा गया था। यानी कि अगर सती का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण ढूंढा जाए, अभिलेखीय प्रमाण, तो ये कब कब मिलता है? गुप्त काल से मिलता है। एरन अभिलेख 510 एडी। ठीक है ना। इसमें कौन कौन नाम है उसको छोड़ दीजिए, हमारे लिए सती ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि गुप्त काल तक आते आते सती और अनटचेबिलिटी, इस तरह की प्रथाएं भी विकसित हो गई थी। ठीक है। इसके बाद हम लोग लगे हाथ हर्ष की भी बात कर ही लें। पुष्यमित्र, पुष्यभूति, पुष्यभूति तो वंश का नाम है। पुष्यभूति वंश से वो था ना, क्या नाम था? हर्षवर्धन। ठीक है। लेकिन पुष्यमित्रों को आक्रमणकारियों, एक तो पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है, और कभी जैसे था ना कालाभृग जैसे थे, वैसे कभी कभी पुष्यमित्रों को भी आक्रमणकारी के रूप में बताया गया है। ये वास्तव में कौन थे? हुणों का ही दूसरा नाम था या क्या था, इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। ठीक है। तो ये जो पुष्यभूति वंश का शासक है,
हर्षवर्धन, लगे हाथ इसकी भी बात कर लेते हैं। गुप्तों के पतन के बाद, जैसा कि चार्ट में मैंने आपको दिखाया था, कि चार प्रमुख शक्तियां उत्तरी भारत में उभरती। इसमें वल्लभी के मैत्रक, जिनके जूतों की नोक किसकी बनी होती थी? सोने की बनी होती थी, ठीक है। और पूरब के क्षेत्रों में उत्तर गुप्त कह सकते हैं आप उसको, लेटर गुप्त कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन ये दो हमारे लिए परिधि क्षेत्र में चले जाते हैं। असल जो इतिहास, अब यहाँ से राजनीतिक इतिहास आगे बढ़ेगा, वह कन्नौज के मौखरी वंश और थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के मेल से आगे बढ़ेगा, ठीक है। इन दोनों राजवंशों में वैवाहिक संबंध भी थे, और प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, ये सब नाम आपने सुन रखे होंगे। प्रभाकर वर्धन जो थे वो शासक थे, थानेश्वर राजधानी थी, और उनके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्ष के बारे में हम लोग बात करें इससे पहले, हर्ष के बारे में कुछ जो सामान्य ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे कि प्राचीन भारत का अंतिम महान शासक, और प्राचीन भारत को जो लोग हिंदू काल मानते हैं उनके हिसाब से अंतिम महान हिंदू शासक हर्ष को कहा गया है। प्लस हर्ष के बारे में यह भी कहा जाता है कि हर्ष महान था, लेकिन उसे बाणभट्ट ने और हुएनसांग ने महानतम बना दिया। मतलब हर्षा वॉज ग्रेट, बट ही वॉज मेड ग्रेटर बाय दिस टू जेंटलमैन, ठीक है ना, बाणभट्ट और हुएनसांग। महान था, तो महान था तो क्यों था? तो एक ऐसे समय में जब पूरे भारत में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही थी, उसने उत्तर भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र में राजनीतिक अस्थायित्व प्रदान किया और एकता प्रदान की। इससे उसकी महानता स्पष्ट होती है। लेकिन उसे महानतम बनाने का काम इन दो लोगों ने कैसे किया? तो बाणभट्ट ने किताब लिखी हर्षचरित। अगर आपसे पूछे कि सेकुलर बायोग्राफी सबसे पहली कौन है, सबसे पहली बायोग्राफी, सबसे पहले मूर्ति भी बुद्ध की बनी, बायोग्राफी भी बुद्ध की लिखी गई, हर्षचरित। लेकिन चूंकि बुद्ध का क्या हो गया, बुद्ध का दैवीकरण हो गया, और बुद्ध चरित अब धार्मिक साहित्य का हिस्सा बन गया। अगर गैर धार्मिक साहित्य की बात करें और उसमें जीवनी लेखन की बात करें, तो उसका सबसे प्रथम उदाहरण कौन होगा? हर्षचरित। इसकी भाषा बहुत ही अलंकारिक भाषा है, ठीक है। बाद के लेखकों ने भी इसका अनुकरण करने की कोशिश की है। तो हर्षचरित का लेखक जो है वो है बाणभट्ट। और ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आप हिंदी फिल्म देख रहे हैं 70s और 80s वाली, एक बहुत ही खुशहाल परिवार, हम सब साथ साथ हैं टाइप का, ठीक है। मौखरी वंश, एक बहन है राज्यश्री जिसकी शादी हो चुकी है, बहनोई जीजा जी हैं जिनका नाम ग्रह वर्मन है, ठीक है। उनका भी करियर ठीक ठाक चल रहा है, यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं उस जमाने में। और इधर राज्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन जैसे लोग हैं। जब बाप है, बड़ा भाई हो, तो हर्ष क्या होगा? हर्ष तो अभी बालक ही है, छोटा बच्चा, वो अपना खिलौनों से खेल रहा है, ठीक है। कभी जीजा जी के, कभी दीदी के, कभी बड़े भाई के, ये सब कुछ बड़े हैप्पी लाइफ की शुरुआत होती है हर्षवर्धन की, बाणभट्ट के विवरण के हिसाब से। लेकिन जैसा कि फिल्मों में होता रहा, संकट आता है, यहाँ भी संकट आया, और मध्य भारत का कोई शासक और पूरब के क्षेत्र में उभरता हुआ शशांक, ये दोनों मिलकर अटैक करते हैं कन्नौज के मौखरी वंश के ऊपर, और ग्रह बर्मन को मार डालते हैं। ग्रह बर्मन यानी कि जीजा जी मर गए। बहन राज्यश्री सती होने चली जाती है जंगलों में, मध्य भारत के जंगलों में। कन्नौज से अगर आप पूरब की दक्षिण की तरफ बढ़ें तो थोड़ी ही दूरी पर आपको जंगल मिल जाएंगे। बात पहुंचती है यहाँ थानेश्वर तक, खबर पहुंचती है कन्नौज में जो भी हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रभाकर वर्धन या तो मर चुके होते हैं या किसी जगह पे वो भी मर जाते हैं। राज्यवर्धन बदला लेने की नीयत से आगे बढ़ता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। अब बाली उम्र में हर्ष के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी, दो दो राज्यों की जिम्मेदारी। बहन तो चली गई है सती होने के लिए, बहनोई मारा जा चुका है, बड़ा भाई भी गया, बाप भी नहीं, और इतना शक्तिशाली शत्रु और उसके खिलाफ एक इतना बड़ा संगठन। लेकिन हर्ष देखने में ही छोटा था। हर्ष धीरे धीरे अपनी शक्ति को संचय करता है, सारे उत्तरदायित्व पूरे करता है। सबसे पहला काम करता है, अपनी बहन को बचाता है। वो जंगल में जाता है और किसी सन्यासी की मदद से अपनी बहन को
ढूंढ लेता है। वो बाणभट्ट लिखता है कि वो बिल्कुल हिंदी फिल्मों के हिसाब से कि कूदने ही वाली थी कि तब तक हाँ हर्ष पहुंचा, दीदी क्या कर रही हो, ठीक है। फिर दीदी ने कहा होगा कि हट जाओ, मुझे मर जाने दो, ठीक है। फिर फिल्मों में तो जब तक हीरो थप्पड़ नहीं मारता है, हाँ, तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, वहाँ ड्रामेटिक सीन हुआ होगा। खैर वो बचा लेता है। जानने वाली बात यह है कि बाणभट्ट इसकी प्रशंसा करता है। अगर प्राचीन भारत के लेखकों में पूछा जाए कि किस लेखक ने सती प्रथा की आलोचना की है, बाणभट्ट, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य हमें ऐसे ही मिलते हैं कि बाणभट्ट ने सती का समर्थन नहीं किया है, वो हर्ष की प्रशंसा करता है कि उसने अपनी बहन की जान बचा ली। और फिर बहन की जान बचा ली, अब हर्ष ने सोचा कि अब भाई का, सबका, बहनोई का, बाप का, सबका बदला लेंगे, और वो एक बड़ी सेना खड़ी करता है, ठीक है। एक बड़ी सेना खड़ी करता है और उस सेना को लेकर वो पूरब की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि शशांक उधर ही से आया था। और शशांक भी बड़ा जटिल जीव के रूप में वर्णित है। शशांक भारतीय इतिहास में, मतलब चूंकि पूर्वी क्षेत्र में भी राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, उसकी शक्ति के अपने स्थानीय अधिकार थे। असम के शासक के साथ तो हर्ष की मित्रता थी, लेकिन गौड़ के शासक यानी कि बंगाल के शासक के साथ उसकी मित्रता नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो अब इसमें वो चलता है, यमुना नदी का किनारा पकड़ता है, ठीक है। और कैंप में सब जा रहा है वो बदला लेने के लिए। अचानक ही बाणभट्ट लिखना छोड़ देता है। अब हर्ष की उस सेना का क्या हुआ, वो संघर्ष हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। गया कि नहीं, जीता कौन हारा कौन, इसका कोई उल्लेख अब बाणभट्ट के इस जीवनी से नहीं मिलती। यह जीवनी अचानक ही समाप्त हो जाती है। तो क्या हुआ होगा ऐसा, या तो शशांक ने अचानक आक्रमण कर दिया होगा और बाणभट्ट मारा गया होगा। बाणभट्ट वैसे भी मर सकता है, ठीक है। कुछ भी हो, अचानक ही उसका विवरण समाप्त हो जाता है और हर्ष अपना बदला कम से कम हर्ष चरित्र के हिसाब से शशांक से नहीं ले पाता है। अब आगे की कहानी और हर्ष के मैच्योर एज की कहानी। हर्ष ने 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शासन किया था, 600 के बाद, और 600 650 के बीच में उसने शासन किया था। अब इसके बाद की कहानी कहने के लिए चाइना से आता है कौन, हुएन सांग, ठीक है। और हुएन सांग ने किताब लिखी है, किताब का नाम है सी यू की। और सी यू की पुस्तक में वह हर्ष की बहुत प्रशंसा करता है। सबसे पहली बात तो ये बताता है कि हर्ष जो था उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, क्योंकि यह बौद्ध भिक्षु था तो इसे भी संरक्षण दिया। इतना कहता तो बात फिर भी समझ में आती। वो इस बात का क्रेडिट लेता है कि उसी के प्रभाव में हर्ष ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उससे पहले हर्ष का धर्म शैव माना जाता है, शशांक भी शैव था। और शायद ऐसे ही किसी संघर्ष में शशांक ने एक बार जब आक्रमण किया था तो बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था, जिसके नीचे बैठकर बुद्ध को ज्ञान मिला था। तो अगर कभी पूछे कि बोधि वृक्ष को नष्ट करने के लिए कौन जाना जाता है तो शशांक जाना जाता है, ठीक है। अब ये राजनीतिक द्वंद्व भी हो सकता है, वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शशांक ने बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया। और हुएन सांग कहता है कि उसने न सिर्फ उसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बल्कि उसने 2 सभाओं का आयोजन किया। एक सभा कन्नौज में हुई और दूसरी सभा प्रयाग में हुई। और इन सभाओं का उद्देश्य यह था कि हुएन सांग को मौका दिया जाए ब्राह्मणों के साथ वाद विवाद करने का। और उस वाद विवाद में हुएन सांग ने बौद्ध धर्म की सर्वोच्चता सिद्ध कर दी थी, जिसके कारण ब्राह्मण उससे रुष्ट हो गए थे और उसको मारने की साजिश रची, ठीक है। और इस साजिश में हर्ष को यह बात पता लग गई, तो फिर हर्ष ने उसकी जान बचाई और दोषियों को दंड भी दिया। अब एक बात यह भी समझने की है कि मतलब इस समय तक ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म का संघर्ष जो था वो वैचारिक राजनीतिक हर क्षेत्र में होने लगा था। वैसे पालों के बाद बौद्ध धर्म को कोई और दूसरा संरक्षण नहीं मिलेगा और शासकीय संरक्षण का अभाव बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी बनता है। इसलिए हर्ष को कभी कभी मतलब
अंतिम महान संरक्षक के रूप में भी आप देख सकते हैं। पालों का संरक्षण था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पालों से पहले हर्ष, और हर्ष ने भी महायान धर्म का ही संरक्षण प्रदान किया था, क्योंकि ये जो चाइनीज विद्वान था हुएनसांग, ये नालंदा विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा रहा था, और नालंदा विश्वविद्यालय महायान धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। हुएनसांग ने पहले वहाँ पढ़ाई की थी, फिर बाद में वहाँ पढ़ाने भी लगा था। आज भी अगर कोई नालंदा घूमने जाए तो वहाँ के जो खंडहर हैं, उन खंडहरों में और किसी का कमरा तो नहीं, लेकिन वहाँ का गाइड हुएनसांग का कमरा आपको जरूर दिखा देगा। वो कमरा कितना वास्तविक है कितना अवास्तविक है वो तो एक अलग बात है। तो हर ये इसका नालंदा के साथ संबंध याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो कहता है कि हर्ष ने उनको दंड दिया, लेकिन फिर वो ये भी कहता है कि हर्ष कठोर दंड देने में यकीन नहीं रखता था। जाहिर सी बात है कि जो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो, बुद्ध को मानने वाला हो, उससे अपेक्षा हो सकती है कि वो उसका दंड विधान क्या हो, बहुत कठोर ना हो। तो इस बात के लिए उसकी प्रशंसा करता है। फिर ये कहता है कि इसके बावजूद भी हर्षवर्धन के राज्य में विधि व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि एक बुढ़िया भी, याद है ना आपको, इस बुढ़िया की बात हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है, हाँ, आधी रात को अपने सर पर सोने की गठरी लेकर घर के बाहर कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त जा सकती थी, और वो भी बिना डर के, ठीक है। और इस बुढ़िया से आप पहले से परिचित हैं, तो इस मसले पर मैं दोबारा और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। बस इतना जान लीजिए कि हुएनसांग खुद ही 2 बार लुटाया था, ठीक है। एक तरफ तो ये कह रहा है कि बुढ़िया सुरक्षित है। अच्छा, एक बार हुएनसांग को ना बलि चढ़ाने के लिए पकड़ लिया था। वो खुद लिखता है कि कहीं पूरब के क्षेत्र में वो भ्रमण कर रहा था, वही नालंदा वगैरह के आसपास, तो उसको पकड़ लिया लोगों ने बलि चढ़ाने के लिए, किसी देवी को बलि चढ़ाया जाना था उसको। तो उस दिन बुद्ध ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि बुद्ध भी इस समय तक देवता हो चुके थे। वो ये कहता है कि अचानक एक तूफान आया और उसमें चारों तरफ अंधेरा छा गया। आप कल्पना कर सकते हैं हुएनसांग अपना झोला लिए भाग रहा है, ठीक है। बात ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि नर बलि की प्रथा इस समय तक विकसित हो चुकी थी, जिसका उल्लेख कौन करता है, हुएनसांग करता है। और शक्ति पूजा जिसे कहते हैं, ठीक है, शक्ति पूजा के अंतर्गत बलि प्रथा प्रायः स्वीकार की गई, उसकी उत्पत्ति होने लगी थी, ठीक है। हो सकता हो कि किसी तांत्रिक अनुष्ठान के तहत उसको पकड़ा गया, तो तंत्रवाद के उदय का भी इससे संकेत हमें मिलता है इस विवरण से, ठीक है ना। फिर उसके बाद वह हर्ष की दानशीलता की भी प्रशंसा करता है, बोलता है कि हर्ष बहुत बड़ा दानी व्यक्ति था। और कन्नौज या प्रयाग में, परहैप्स प्रयाग में, मैं बहुत स्पष्ट तो नहीं हूं, इन दोनों ही धर्म सभाओं में, जिसको हजारों शासकों ने अटेंड किया था, उसने अपना सब कुछ दान कर दिया था। राजाओं की गरिमा और उनकी वैधता स्थापित करने में दान देना बहुत महत्वपूर्ण माना गया था। ब्राह्मणों की भी अपेक्षा रहती थी कि अब 10 दिशाएं दान में दे दो, ठीक है। तो हुएनसांग ने भी अपना सर्वत्र दान में दे दिया, यहां तक कि अपने वस्त्र भी दान में दे दिए। और फिर उसने अपनी बहन से मांग के वस्त्र पहने। अब इतिहासकार इस बात पे बहुत स्पष्ट नहीं है कि किसके वस्त्र पहने, ठीक है। राज्यश्री उसकी जो बहन थी, जो सभा में मौजूद थी, वो हर्ष के कपड़े ले गई थी। होता है ना, महिलाएं पैकिंग में ज़्यादा, थोड़ा सा उनका हाथ दिमाग ज़्यादा चलता है, तो हो सकता हो कि जाते वक्त भाई के 2 एक्स्ट्रा कपड़े रख लिए हों, ठीक है। या ये भी हो सकता हो कि हर्ष ने जो कपड़े मांग के पहने थे वो राज्यश्री के ही थे। अगर ऐसा है तो आप ये मान सकते हैं कि स्त्री पुरुष की वेशभूषा में कोई खास अंतर नहीं था, लेकिन इस स्तर तक हम लोग क्यों जाएं। लेकिन अभी भी ये रहस्य है कि जो वस्त्र मांग के हर्षवर्धन ने पहने वो किसके थे, वो उसके थे। राजश्री लेके गई थी, उसको पता था कि मेरा भाई ऐसा है, सब कुछ डोनेट कर देगा, तो इसको कपड़े की जरूरत पड़ेगी, या कि उसने जो कपड़े मांगे वो उसी के थे, ठीक है। ये लाइटर वेन में कह रहे हैं, ठीक है ना, सीरियसली मत ले लेना इसको। लेकिन दानवीर तो था वो। राज्य की आमदनी को 4 हिस्सों में बांट देता था, और 4 हिस्सों में से एक हिस्सा वो डोनेट करता था, एक हिस्सा से प्रशासन का खर्च, एक हिस्से से ऐसे कुछ करता था। तो राज्य के हिस्सों में, राज्य के आय के 4 हिस्सों में बांटने का काम किस शासक ने किया था, हर्षवर्धन ने किया था। अशोक के बाद कल्याणकारी राज्य की संकल्पना आपको हर्षवर्धन में ही दिखाई देगी, जिसने जन कल्याण को वैधता का आधार बनाया, ठीक है। खुद भी विद्वान व्यक्ति था, कुछ किताबें लिखी उसने। उसकी लिखी गई किताबों में कुछ किताबें, एक है रत्नावली,
एक है नाग नंदा, और एक और किताब है प्रियदर्शिका। ये 3 किताबें हर्षवर्धन के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है ना। लगता है कि सैनिक दृष्टिकोण से हर्षवर्धन कोई बहुत शक्तिशाली शासक नहीं था। जाहिर सी बात है, इस समय तक आते आते केंद्रीय सेना और केंद्रीय शक्ति का क्षय हो चुका था, और सामंतों में एकता जो थी वह भी क्या होती थी, वह शासक के व्यक्तित्व के ऊपर ही निर्भर करता था। इसलिए कि हर्ष ने जब उत्तर की तरफ अपनी सीमा का विस्तार करना चाहा था, तो नर्मदा नदी के तट पर उसके प्रतिद्वंदी चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को पराजित कर दिया था। यानी कि हर्ष का दक्षिण विजय का सपना पूरा नहीं हो पाया था। हर्ष तो दक्षिण नहीं जा सका, लेकिन हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हर्ष का प्रतिद्वंदी कौन था, कौन कौन सी हरकतें कर रहा था, और अंत में इसके साथ क्या हुआ। ठीक है ना। तो अब हम लोग उत्तर से दक्कन की तरफ चलते हुए किसकी बात करेंगे? चालुक्यों की बात करेंगे। क्योंकि बाद में और भी चालुक्य हैं, तो इनको पूर्ववर्ती चालुक्य भी कह लेते हैं, बाद वालों को परवर्ती कह लेते हैं, अर्ली चालुक्य, लेटर चालुक्य भी कह लेते हैं। कभी कभी इनकी राजधानी के नाम इनके साथ प्रयोग कर दिए जाते हैं, तो हो गया बादामी के चालुक्य। ठीक है ना। बादामी इनकी राजधानी थी। बादामी, ऐहोल, पट्टाडक्कल। देखिए, ये 3 शहरों का नाम आपने सुना होगा, सांस्कृतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो यहां पर इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम मिलता है पुलकेशिन प्रथम, लेकिन सबसे उल्लेखनीय जो शासक था वह था पुलकेशिन सेकंड, जो कि हर्ष का समकालीन था। अच्छा, हुएनसांग अखिल भारतीय यात्रा करते, ये भी जान लीजिए कि जितने भी चाइनीज यात्री आए थे उसमें दक्षिण भारत की यात्रा अगर किसी ने की थी तो हुएनसांग ने की थी। तो वह पुलकेशिन के दरबार में भी गया था। ठीक है। मतलब अपने बॉस के प्रतिद्वंदी के दरबार में। पुलकेशिन द्वितीय एक प्रतापी शासक था, उसने हर्ष को पराजित किया। यह उपलब्धि तो हमें, लेकिन यह पता हमें कहां से चलता है? तो इसके दरबार में भी इसका अपना रवि कीर्ति था। पता नहीं मैंने ग्रामेटिकली इसको सही लिखा है कि नहीं, लेकिन रवि कीर्ति, कीर्ति ऐसे लिखते ना, दीर्घिकार होना चाहिए, है ना। मैं रवि तो यहां तक ठीक है, फिर क ये वाला रहेगा। हाँ, अब हिंदी मुझे पढ़े थोड़े दिन हो गए, ऐसे होगा। तो रवि कीर्ति ये इसका हरिसेन है। जैसे समुद्रगुप्त की वीरता की चर्चा हरिसेन करता है, बस इतना ही अंतर है कि रवि कीर्ति जो कि ऐहोल प्रशस्ति के लिए जाना जाता है। ऐहोल में एक मंदिर है, मेगुती मंदिर, जैन मंदिर है, उसी की दीवार पर ये प्रशस्ति। तो ऐहोल प्रशस्ति जैसे प्रयाग प्रशस्ति है, वैसे ऐहोल प्रशस्ति है। इसके बारे में जानने वाली बात यह है कि ये संस्कृत में है। बाप देखिए, अब तक प्राकृत उधर की भाषा रही थी, सातवाहनों के काल तक तो प्राकृत थी। यानी कि संस्कृत का उत्तर से प्रारंभ होकर दक्षिण की तरफ भी क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है। ठीक है। और संस्कृत भाषा में रवि कीर्ति जब लिखता है तो सिर्फ अपने संरक्षक शासक पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा नहीं करता है, थोड़ी प्रशंसा ये खुद की भी कर लेता है, जो कि हरिसेन नहीं करता है। हरिसेन सिर्फ अपने मालिक की प्रशंसा करता है, वो अपने बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन यह अपने बारे में भी बताता है। इस प्रशस्ति को लिखने के बाद वो अपनी तुलना करता है कालिदास से, और एक और संस्कृत के कवि हैं भारवी, इनसे, और बोलता है कि मैं इनसे कम नहीं हूं। ठीक है। तो ऐहोल प्रशस्ति में किन 2 संस्कृत कवियों का उल्लेख है और रवि कीर्ति अपनी तुलना किससे करता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है उन बातों से जो पुलकेशिन के बारे में करता है। ठीक है। और यह अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। स्पष्ट है ये? अब ऐहोल प्रशस्ति को यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है ना।
पुलकेशिन सेकंड ने एक तरफ तो हर्ष को पराजित किया था, दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया था कि दक्षिण में बढ़ते हुए जहां पल्लव थे कांचीपुरम में, वहां के एक शासक महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया था। हम लोग चलेंगे उधर भी, देखेंगे कि महेंद्र वर्मन भाई साहब क्या करते थे और क्या थे। यानी कि तीन शासक एक समय दिखते हैं, इधर महेंद्र वर्मन, इधर पुलकेशिन द्वितीय और इधर हर्ष। और हुएनसांग इनके यहाँ भी गया था, पल्लव दरबार में भी हुएनसांग गया था। तो हर्ष का तो कोई बेटा बेटी नहीं हुआ कि बदला ले, लेकिन महेंद्र वर्मन का एक बेटा हुआ जिसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। उसने पुलकेशिन द्वितीय को न सिर्फ पराजित किया बल्कि मार डाला और उसकी राजधानी जिसे बादामी कहा गया उसको ध्वस्त कर दिया। बादामी को बातापी भी कहते थे और उसने उपाधि ली बातापी कोंड की। कोंड उपाधि एक तरह से आमतौर पे शासकों ने लिया है, इसका मतलब होता है शायद डिस्ट्रॉयर, नाशक, विनाशक। मदुरई कोंडा, बातापी कोंडा। और चोलों में देखेंगे कि राजेंद्र चोल ने गंगई कोंड चोला की उपाधि ली थी। तो उसने बातापी कोंड की उपाधि ली, किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है। पुलकेशिन सेकंड का एक छोटा भाई था, उसको पुलकेशिन सेकंड ने क्या किया था कि पूरब के क्षेत्रों में एक स्वतंत्र राज्य ही दे दिया था, और वह लाइन कहलाती है वेंगी के चालुक्य। तो वेंगी क्षेत्र है वो कोस्टल आंध्रा का, तो वेंगी के चालुक्य और ये चालुक्य बादामी के चालुक्य ये परस्पर संबंधित हैं, एक दूसरे के साथ हैं, समकालीन। ठीक है ना। अब चलिए पल्लव दरबार में। कांचीपुरम राजधानी थी जो कि संस्कृत लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में विकसित हुई थी। उत्तर में जो स्थिति बनारस की है वही स्थिति कांचीपुरम की थी। आज तो कांचीपुरम को हम बहुत सारे वजहों से जानते हैं, लेकिन कालाभरों के समय के बाद, जो कि जिन्होंने चोलों, चेरों और पांड्यों को ध्वस्त कर दिया था, उसके बाद वहाँ पर एक अराजकता की स्थिति थी। उस अराजकता की स्थिति को दूर करने का काम पल्लव राजवंश ने किया। पल्लव शासक ब्राह्मण धर्म के समर्थक के रूप में उभरे, यज्ञ किए, ब्राह्मण धर्म की रक्षा की, ब्राह्मणों की रक्षा की और वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार किया। इस समय तक आते आते भागवत धर्म भी काफ़ी प्रचलित हो चुका था। तमिल भक्ति का नाम आपने सुना होगा, तमिल भक्ति के संतों को भी इन्होंने अपना समर्थन प्रदान किया। ये भी बताता है कि किस तरह से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सांस्कृतिक संपर्क लगातार गहराए जा रहे थे, गहराते जा रहे थे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो उल्लेखनीय शासक है पल्लवों में वो महेंद्र वर्मन ही है। कहीं कहीं महेंद्र वर्मन को जैन धर्मावलंबी बताया गया है। और उधर एक गुफा है तमिलनाडु में, उस गुफा में जो जैन चित्र हैं उसका श्रेय भी इसे दिया जाता है। हम लोग जब उसमें चलेंगे ना चित्रकला में, तो उस गुफा की बात करेंगे। ठीक है। इसने किताब लिखी और किताब का नाम है मत्त बिलास प्रहसन। किसने लिखी? महेंद्र वर्मन ने लिखी। हाँ, मत्त विलास प्रहसन। मत्त विलास प्रहसन ये एक सटायर है, व्यंग है, और यह व्यंग कपालिकों के ऊपर है, और कपालिक शिव के अनुयायी माने जाते हैं। मत्त विलास, तत संयुक्त व हर्षिकार क आकार स, मत्त विलास प्रहसन। आ रही है मेरी हिंदी, धीरे धीरे रिवाइव हो जाएगी। ठीक है, दबी हुई है ना थोड़ी अंग्रेजी के चादर तले। तो मत्त विलास प्रहसन पुस्तक का नाम है। किसने लिखा? महेंद्र वर्मन ने। महेंद्र वर्मन पल्लव शासक, राजधानी कांचीपुरम। और मत्त विलास प्रहसन व्यंग है किसके ऊपर? कपालिकों के ऊपर। और ये कपालिक कौन थे? शिव के अनुयायी थे। ठीक है ना। प्लस इस व्यक्ति ने एक टाइटल भी लिया था। टाइटल इसका थोड़ा सा विचित्र है, और वो है विचित्र चित्त। विचित्र चित्त का मतलब क्या? कवि वगैरह लोग जो होते हैं ना, इस तरह के अलग अलग टाइटल लिया करते हैं। देखा होगा आपने, अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से, कभी अपने जगह के हिसाब से टाइटल्स लेते रहते हैं ना। आप में से भी कुछ लोगों ने ले रखा होगा।
क्या यूपीएससी कोंडा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर किस तरह का टाइटल लिया आपने? मेटेरियल कोंडा, मतलब जो भी मेटेरियल मिला पढ़ गए उसको। ऐसी उपाधियां लेते रहिए। ठीक है। विचित्र चित्त मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त विचित्र हो। और चित्त क्या है आपको पता है ना, मन जिसे कहते हैं, यानी कि पिकुलियर स्टेट। ठीक है, विचित्र चित्त। चित्त का मतलब पता है ना आपको? हाँ, मन 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 को ही चित्त कहते हैं ना। हाँ, मन मन टाइप की कोई चीज है। हाँ मतलब, हाँ समझ रहे हैं, हाँ आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। ठीक है। तो अब यही भाई साहब महेंद्र बर्मन, जिनकी रुचि एक तो विचित्र चित्त थे, एक इनकी रुचि लिटरेचर में ज्यादा थी, इनका चित्त बिगाड़ दिया था किसने? पुलकेशिन सेकंड ने। लेकिन नरसिंह बर्मन ने बदला लिया था। अब प्रसंग पूरा समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए, नरसिंह बर्मन को जाना जाता है इसकी उपाधियों के लिए, महाबली, मामल्ल, इस तरह की उपाधियां उसने धारण की थी। और एक राजधानी बंदरगाह नगर बसाया जो क्या कहलाया, महाबलीपुरम और मामल्लपुरम। मद्रास से दक्षिण में है ये। और यहीं पर आपको द्रविड़ स्थापत्य शैली का प्रारंभ दिखाई देगा। गुफा मंदिर मिलेंगे जिन्हें मंडप कहते हैं, एकाश्म मंदिर मिलेंगे जिन्हें रथ कहते हैं, और तट मंदिर मिलेगा, शोर टेम्पल। लेकिन ये सब स्थापत्य कला के अधीन। लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि महाबलीपुरम नगर किसने बसाया था? नरसिंह वर्मन ने बसाया था। पल्लवों को द्रविड़ शैली के संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो चालुक्यों को नागर नहीं, जो दोनों का मिश्रण है, वेसर शैली के संरक्षण के लिए जाना जाता है। उधर कांचीपुरम और महाबलीपुरम, ये दो स्थल, द्रविड़ शैली कांचीपुरम, महाबलीपुरम, पल्लव, इससे प्रारंभ होता है। नागर शैली गुप्तों से प्रारंभ होता है। और जो वेसर शैली है, इसके तीन जो केंद्र हैं, बादामी, ऐहोल, पट्टाडक्कल, ये चालुक्यों से प्रारंभ होता है। ठीक है ना, बादामी के चालुक्यों से प्रारंभ होता है। इन सबका तो प्रारंभ होता है, लेकिन हमारे लिए प्राचीन भारत समाप्त भी हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हमें बहुत छोटे छोटे राजवंश मिलते हैं, उनका नाम जानिए, क्षेत्र जानिए, और वो हमने डिस्कस कर लिया है। क्लास अभी खत्म नहीं हो रही है, इसलिए पैकिंग तो बिल्कुल नहीं करेंगे आप। ठीक है। इसके बाद जो अगला कालखंड है, अब छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, वह कौन सा है? पूर्व मध्य काल, यानी कि 800 से 1200, 800 से 1200 AD। और अगर जो टाइमलाइन मैंने बनाया है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ से कौन कौन से टॉपिक मिलते हैं हमें, आप बताइए। प्रतिहार मिलेंगे, ऐसे ही है ना, आपके पास टाइमलाइन पहले से बनवा चुका हूं मैं। उत्तर और दक्षिण सब जगह देखें तो प्रतिहार मिलेंगे, फिर कौन मिलेंगे? पाल मिलेंगे। ठीक है। फिर राष्ट्र कूट मिलेंगे, और फिर चोल मिलेंगे। ये चार महत्वपूर्ण शक्तियां। ठीक है। और फिर जब उत्तर की तरफ लौटेंगे तो कौन मिलेंगे? राजपूत, राजवंश मिलेंगे, और सेन मिलेंगे। अगर इन्हें कर लिया जाए तो पूर्व मध्यकाल समाप्त हो जाएगा। संस्थागत रूप से पतनशील प्रवृत्तियां अभी भी चल रही हैं। राज्य पहले से छोटे और छोटे और छोटे होते जा रहे हैं, शासक पहले से कमजोर और कमजोर, उपाधियां पहले से बड़ी और बड़ी होती चली जा रही हैं। ठीक है। नौकरशाही का पतन, सेना का पतन, सेना का पतन का मतलब केंद्रीय सेना का पतन, ये सारी चीजें होती जा रही हैं। ठीक है। अब अगर बात की जाए तो प्रतिहारों से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रतिहारों के बारे में मेरे ख्याल से इस क्लास में मैंने बात की थी, कभी नहीं की थी। अच्छा, कभी की होगी, किसी और क्लास की याद आ रही है मुझे इस वक्त। तो राजपूतों में इन्हें सबसे पहला माना जाता है। इनके लिए गुर्जर प्रतिहार शब्द का भी प्रयोग होता है। ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार राजपूत राजवंशों में सबसे पहले। ठीक है। इनकी जो इसका जो संस्थापक है
अभी के दौर में आप बस इतना जान लीजिए, नागभट्ट फर्स्ट। वैसे कहीं हरिश्चंद्र का भी नाम मिलता है, लेकिन नागभट्ट फर्स्ट को वास्तविक संस्थापक के रूप में हम याद कर सकते हैं। ठीक है। एक जगह है शायद शाकंभरी, कोई राजस्थान में, लगता है कि इनकी आरंभिक राजधानी उसी के आसपास कहीं रही थी। इन्हें भारतीय इतिहास में अरबों के प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। अरब जो कि अपने आप को सिंध में स्थापित कर चुके थे, उनके प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। और दूसरा जाना जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदारी के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, हमने बताया था आपको जब डिस्कस किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्हीं को अंतिम सफलता मिलती है, अंतिम सफलता इन्हीं को मिलती है। और जब इसमें सफलता इनको मिल जाती है तो फिर कन्नौज को ये अपनी राजधानी बना लेते हैं। कन्नौज को लेकर ही यह प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में नागभट्ट प्रथम के अलावा नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज का नाम आपने सुना होगा। इसको भोज परमार से अलग करने के लिए मिहिर भोज कहते हैं। ठीक है। तो मिहिर भोज तो करंट में इसकी एक मूर्ति भी बनी है, 365 के अंतर्गत भी इसके बारे में बात की थी हम लोगों ने शायद, मिहिर भोज। ठीक है ना। और ये लगभग तीनों ही जाने जाते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदारी के लिए। इनके दरबार में राजशेखर नामक एक संस्कृत कवि भी था। राजशेखर को जानिए, उससे ज़्यादा इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन में ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा। अरबों का प्रतिरोध, राजशेखर को संरक्षण, कन्नौज पर अंतिम नियंत्रण, इसके लिए ये लोग जाने गए। ठीक है ना। उसके बाद से पूरब की तरफ चले बंगाल में, तो वहाँ पर पाल वंश का शासन शुरू होता है, जिसका संस्थापक गोपाल को माना जाता है। और गोपाल एक चुना हुआ शासक था। चुना हुआ शासक का मतलब ये हुआ कि उसको उसके सामंतों ने चुना था वहाँ की व्यवस्था को ठीक करने के लिए। हाँ, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली शशांक के बाद, शशांक तो एक फ्लैश पॉइंट की तरह आता है और चला जाता है। उसके बाद क्या हुआ, फिर से अनिश्चितता की स्थिति है। ठीक है। लेकिन हाँ, शशांक के बाद ही कह सकते हैं। लेकिन यह चुनाव हो रहा है 8वीं शताब्दी के मध्य में, 750 के आसपास। ठीक है। यानी कि शशांक से लगभग 100 सालों के बाद। तो उस बीच में अव्यवस्था ही होगी। ठीक है। तो गोपाल को शासक चुना जाता है, तो संस्थापक ये हो गया। इस वंश की राजधानी जो थी वह थी मुंगेर, मुंगेर बिहार में। और इनका जो नियंत्रण था वो वर्तमान बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पर था। लेकिन पश्चिम की तरफ सीमाएं लगातार परिवर्तित होती रही। एक समय ऐसा भी आया जब पाल वंशीय शासकों ने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। यानी कि इधर से प्रतिहार और उधर से पाल, और इनके बीच में सीमा निर्धारण हमेशा से विवाद का मसला रहा था। ठीक है। इस वंश के प्रमुख शासकों में हम बात कर सकते हैं, गोपाल तो हो ही गया, एक है धर्मपाल, एक है देवपाल और एक है रामपाल। इन तीन की चर्चा हो सकती है। धर्मपाल बहुत बड़ा योद्धा है। इसने कन्नौज पर अधिकार किया, कन्नौज में एक सभा बुलाई और अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में अपने आप को उत्तरपथ स्वामिन की उपाधि दी। उत्तरापथ स्वामिन का मतलब क्या हुआ, उत्तरपथ स्वामिन, उत्तरी भारत का मालिक। ठीक है। लेकिन राजनीतिक उपलब्धियों से अधिक ये अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी, कुमारगुप्त के शासनकाल में, उसको पुनर्जीवित किया। नालंदा का भी पतन होने लगा था इस समय तक, और पुनर्जीवित करने का जो तरीका था वह उस समय का सबसे प्रचलित तरीका था भूमि अनुदान देना। तो 200 गांवों की आमदनी, 200 गांव इस संस्था को उसने दान में दिए और इस तरह से इस संस्था को उसने पुनर्जीवित किया। तो कौन सा पाल शासक जाना जाता है 200 गांव दान में देने के लिए, धर्मपाल। इसके अतिरिक्त वह और भी विश्वविद्यालयों से संबंधित रहा, जो इस समय या तो स्थापित हुई या उनको पुनर्जीवित किया गया। इन विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आपने नाम सुना होगा विक्रमशिला, एक
विद्यालय है, ठीक है। और कौन सा है? सोमपुरी है, ओदंतपुरी है, ओदंतपुरी, सोमपुरी, इन सब विश्वविद्यालयों के साथ। और ये विश्वविद्यालय उस समय के एक तरह से देखा जाए तो बौद्ध शिक्षा के ही केंद्र थे, ठीक है। देवपाल भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदारी करता है, क्योंकि उसका कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है। यहाँ पर देवपाल को आप जानिए कि इस समय एक, अभी बात हो रही थी ना कि दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में भारत का प्रभाव और भारतीयों द्वारा या भारतीय उत्पत्ति के व्यक्तियों द्वारा राज्यों और साम्राज्यों का निर्माण। तो एक ऐसा ही राज्य है जिसको हम कहते हैं श्री विजय साम्राज्य। बाद में चोल इसको पराजित भी करते हैं। वहां पे जो राजवंश था उसका नाम था शैलेंद्र। वहां के एक शासक ने इससे अनुमति मांगी थी बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की, और यह अनुमति उसने दे दी थी। तो मिला जुला कर हम, बात उसके नाम में नहीं है, असल मसला है कि पालों का संपर्क किसके साथ था? साउथ ईस्ट एशियाई शासकों के साथ था, और पालों के समय में बौद्ध धर्म का प्रसार उस इलाके में भी हो रहा था, ठीक है। रामपाल के नाम पर एक विद्वान थे जिनका नाम था संध्याकर नंदी, और संध्याकर नंदी ने किताब लिखी रामपाल चरित, रामपाल चरित। और रामपाल चरित में उसकी एक विशिष्ट शैली है। उस शैली में एक तरफ तो रामायण की कथा, भगवान राम की कथा चलती है, और दूसरी तरफ रामपाल की भी कथा चलती है। संध्याकर नंदी इसके लेखक हैं। पालों के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना थी विद्रोह, कैवर्टों का विद्रोह, कैवर्टों का विद्रोह। ये वहां की फिशिंग और फार्मिंग कम्युनिटी थी। तो कैवर्त विद्रोह कब हुआ था, किसके शासनकाल में? रामपाल, ठीक है ना। रामपाल चरित्र में इसकी चर्चा है। आम जनता द्वारा विद्रोह किया जाना कभी भी महत्वपूर्ण हो जाएगा हिस्ट्री में। एक ऐसा ही विद्रोह अशोक के शासनकाल में हुआ था, तक्षशिला में हुआ था, जब अशोक को भेजा गया था विशेष दायित्व देकर कि उस विद्रोह को दबा कर आओ। उसके बाद एक विद्रोह इस तरह का लोकप्रिय कश्मीर में भी हुआ है, उसको कहीं साइड में आप लिख सकते हैं। तो कश्मीर में विद्रोह हुआ था डामरों का, डामर, और ये वहां का भूमिपति वर्ग था, डामरों का विद्रोह, ठीक है। और कश्मीर का इतिहास किसने लिखा है? कल्हन ने लिखा है। उसकी किताब का नाम है राज तरंगिणी, ठीक है। 12वीं शताब्दी के मध्य में कश्मीर के हर्ष के शासनकाल में उसने इसको पूरा किया था। पाल बौद्ध धर्म के अंतिम संरक्षक माने जाते हैं, और इस समय बौद्ध धर्म में कुछ ऐसी शाखाएं विकसित हुई जिन पर तंत्रवाद का भी प्रभाव था और शाक्त संप्रदायों का भी प्रभाव था, जैसे वज्रयान, मंत्रयान, तंत्रयान। और यही शाखाएं नए क्षेत्रों में फैलती हैं। लद्दाख का क्षेत्र, तिब्बत का क्षेत्र इस समय बौद्ध धर्म के प्रसार का केंद्र बना। हमें कुछ बौद्ध विद्वानों का उल्लेख मिलता है, जैसे एक हैं आतिश दीपांकर, पालकालीन विद्वान हैं आतिश दीपांकर, और एक हैं संघ रक्षित, संत रक्षित भी कहीं लिखता है। इन लोगों को श्रेय दिया जाता है कि तिब्बत में इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रसार किया। हाँ, मतलब पालकालीन विद्वान थे ये, ऐसे लोग थे जिन्होंने, पालों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, और इन लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ किया? तिब्बत में किया। इनको इस बात का श्रेय दिया जाता है। पालों के काल में चित्रकला में भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है, जिसको हम लोग कहते हैं ना लघु चित्र। लघु चित्र, मिनिएचर पेंटिंग सुना होगा। लघु चित्रों का प्रारंभ होता है जिसकी विषय वस्तु बौद्ध ही है, ठीक है। पालों के बाद सेन वंश का शासन होता है। सेनों में कोई शासक हमारे लिए उल्लेखनीय नहीं है। हाँ, एक शासक उल्लेखनीय हो सकता है, उसका नाम है लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन 12वीं शताब्दी के अंत में शासन कर रहा था, और इसी लक्ष्मण सेन की राजधानी पर
बख्तियारुद्दीन खलजी ने आक्रमण किया था और बंगाल और बिहार को जीत लिया था। तुर्की आक्रमणकारी बख्तियारुद्दीन खलजी। तो यह व्यक्ति बख्तियारुद्दीन खलजी से पराजित होने के लिए जाना जाता है। 13-14 लोगों के गिरोह में वह सीधे राजधानी में हमला किया था, घोड़े के व्यापारी के भेष में, और लक्ष्मण सेन अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया था। तो लक्ष्मण सेन को बस जानिए और बख्तियारुद्दीन खलजी को जानिए बंगाल और बिहार के विजेता के रूप में, और यह जानिए कि इस व्यक्ति ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। किस व्यक्ति ने? बख्तियारुद्दीन खलजी ने। इसको इसके लिए भी जाना जाता है। तो हमें दो विनाशक मिल गए, एक तो शशांक जिसने बोधि वृक्ष को नष्ट किया, और दूसरा बख्तियारुद्दीन खलजी जिसने नालंदा के बौद्ध विहार को नष्ट किया। ठीक है। उसके बाद से राष्ट्रकूटों की तरफ चलते हैं, दक्षिण की तरफ चलेंगे। और राष्ट्रकूटों के राज्य को अरब यात्रियों ने, ठीक है, बलहार कहा है, बलहारा डायनेस्टी। और अरब यात्री इस समय के जो भी हैं ना, सुलेमान है, अलमसूदी है, ये एक तरफ तो पालों को उनकी हाथी के लिए प्रशंसा करते हैं, और दूसरे प्रतिहारों को उनकी घोड़ों के लिए प्रशंसा करते हैं। उनकी घुड़सवार सेना सबसे अधिक थी। तो बलहार जो राजवंश ये बताते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं इस बात के लिए कि उस समय विश्व के 4 महान साम्राज्यों में से एक था ये। बाकी साम्राज्यों को सुनिए वो कौन कौन से थे। तो एक तो साम्राज्य था चीन का, एक साम्राज्य था अरब का, एक साम्राज्य था बलहारा का यानी कि राष्ट्रकूटों का, और एक साम्राज्य था बैजेंटाइन जिसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया, नाम सुना होगा आपने। तो राष्ट्रकूट इतने शक्तिशाली थे, अरब यात्रियों ने इनकी प्रशंसा काफी की है। राष्ट्रकूटों का जो फाउंडर था उसका नाम था दंती दुर्ग, और इनकी जो राजधानी थी वह थी मान्य खेत। मान्य खेत को मलकाड भी कहा जाता है। मलकाड, MALKAD। और राष्ट्रकूट शासकों में इनके नाम देखिए, भक्ति भावना से ओतप्रोत लग रहे हैं। राष्ट्रकूट शासकों में हमें कृष्ण प्रथम, और सिर्फ प्रथम ही नहीं बल्कि द्वितीय भी मिल जाएंगे, तृतीय भी मिल जाएंगे अलग अलग समय पर। उसी तरह से यहाँ पर एक और सामान्य नाम है गोविंद, ठीक है ना, और गोविंद भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तक चले जाएंगे। ठीक है। उसी तरह से एक और, मतलब गोविंद थर्ड ज्यादा मशहूर है, एक नाम है ध्रुव। एक नाम इन सबसे थोड़ा अलग हटकर है, अमोघ वर्ष। और लगभग जो भी महत्वपूर्ण इसमें शासक हुए सबने त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदारी की थी। वो एक सामान्य प्रवृत्ति है, उससे जुड़ी उपलब्धियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं होंगी, तो कुछ विशेष चीजों पर ध्यान देते हैं। इसमें से जो कृष्ण प्रथम है इसका संबंध एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर से है। और एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत में जिसको हम लोग कहते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर यानी कि तक्षण कला, उसके चरमोत्कर्ष को दिखाता है एलोरा में कैलाशनाथ का मंदिर। और उस मंदिर को कैसे बनाया गया है? तो एक पूरे पहाड़ को काटकर एक ही टुकड़े से उसको बनाया गया है, ठीक है ना। उसमें जोड़ा नहीं गया बल्कि तोड़ा गया है, फोड़ा गया है। उसी कला को रॉक कट आर्किटेक्चर कहते हैं, उसी को तक्षण कला भी कहते हैं। तो ये इसकी शुरुआत तो मौर्यों के युग में ही हो गई थी, लेकिन उसकी पराकाष्ठा एलोरा में दिखाई देती है, ठीक है। उसी तरह से अमोघ वर्ष को जाना जाता है इसकी साहित्यिक अभिरुचियों के लिए। बड़े लंबे समय तक शांतिपूर्ण तरीके से इसने शासन किया था, 67 या 68 ईयर्स तक किया था इसने शासन। और इसने एक किताब लिखी थी कविराज मार्ग। कविराज इसकी उपाधि थी, कविराज।
और उसी पर उसने यह पुस्तक भी लिखी थी, और इस पुस्तक को माना जाता है कि कन्नड़ लिटरेचर का पहला पुस्तक है। इस समय तक आते आते क्षेत्रीय भाषाएं भी अपना स्पष्ट रूप लेने लगी थी। ठीक है। राष्ट्रकूटों ने अरबों के साथ मित्रतापूर्ण रवैया अपनाया। कारण संभवतः यह था कि अरब उस क्षेत्र में व्यापारी के रूप में आए थे, उनको प्रशासन में भी शामिल किया, उनको धर्म प्रचार की भी अनुमति दी, मस्जिदें भी बनने दी। पर तिहारों का दृष्टिकोण कुछ अलग रहा था, क्योंकि इधर से अरब आक्रमणकारी के तौर पर आए थे। राष्ट्रकूटों में एक और चीज देखने को मिलती है, वो ये है कि कभी कभी राजकुमारियों को प्रांतीय गवर्नर भी नियुक्त किया गया है। यानी कि उस क्षेत्र में राजनीतिक जीवन में भी महिलाओं की कुछ विशिष्ट स्थिति प्राचीन से लेकर मध्यकाल तक दिखाई देती है। फिर राष्ट्रकूटों के बाद उस क्षेत्र में आते हैं चालुक्य। और वो चालुक्य कौन से चालुक्य हैं? उनको परवर्ती चालुक्य कहते हैं, और उनकी राजधानी थी कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य। और उस कल्याणी के चालुक्य, यानी कि अब राष्ट्रकूटों के बाद दक्कन के क्षेत्र में लगे हाथ, ठीक है ना, उसके फाउंडर का नाम था तैलप, तैलप सेकंड। कल्याणी उनकी राजधानी थी। और तैलप सेकंड को आमतौर पे जाना जाता है मालवा के शासकों के साथ युद्ध के लिए, द्वंद्व के लिए। मालवा और दक्कन का क्षेत्र मिला जुला है, तो उनमें काफी संघर्ष रहा। बाद में मराठों और राजपूतों में भी काफी संघर्ष रहा। तो तैलप सेकंड को भोज परमार, ये भोपाल वाले भोज, भोज परमार, और इसके चचा जो थे उनका नाम था मूंज, के साथ संघर्ष के लिए जाना जाता है। यहां पर भी एक प्रेम कथा है, मूंज एंड मृणालवती। तो कुछ लोग मानते हैं कि मृणालवती जो थी वह बेटी थी तैलप सेकंड की, और मूंज भाई साहब और मृणालवती दोनों प्रेम में थे, और बाप हर वक्त के लगभग एक ही जैसे होते हैं। ठीक है। अब तो बदल गए हैं, अब तो पापा लोग काफ़ी बदल गए हैं, बदल गए हैं ना। उस बदलाव का फायदा, उस बदलाव की कीमत हमने चुकाई है, हमारी पीढ़ी ने चुकाई है, संघर्ष हमने किया है। और लाभ किसको मिल रहा है? हाँ, लाभ आप लोगों को मिल रहा है। बात किसी व्यक्ति की नहीं हो रही है, बात पीढ़ी की हो रही है। ठीक है, कि पैट्रियार्की को डायलूट करने में हमारी पीढ़ी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप लोग जो उस तरह का वातावरण देख रहे हैं, इससे बिल्कुल ही अलग वातावरण था आपके जन्म से पहले। ठीक है, एक जनरेशन दो जनरेशन पहले आप जाएंगे तो आपको कुछ अलग चीजें मिलेंगी। तो खैर, तैलप सेकंड ने मूंज को पराजित किया और मार डाला। मूंज का भतीजा था भोज। भोज ने निर्णय लिया कि चचा का और हाँ बदला लेगा, तो उसने तैलप को पराजित किया और उसे मार डाला। ऐसे ही चलने दीजिए। बात यह है कि जो भोज है, मालवा के परमार वंश का भोज, जिसके साथ तैलप का संघर्ष चल रहा था, इसको भारत का विद्वान शासक कहा जाता है। इसने शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जिस पर पुस्तक ना लिखी हो। ऐसा लगता है कि उस जमाने में यूपीएससी की तैयारी करता था। ठीक है, उसने मैथमेटिक्स पे किताबें लिखी, उसने संगीत पर किताब लिखी, उसने स्थापत्य कला पर किताब लिखी। तो भोज को भारत का स्कॉलर किंग कहा जाता है, विद्वान शासक भी कहा जाता है। ठीक है। इस राजवंश में, यानी कि अब भोज से और चोल, इधर भोज और उधर दोनों की बात साथ साथ चल रही है, मालवा और दक्कन के क्षेत्र में। तैलप के चालुक्य वंश में एक शासक होता है सोमेश्वर, और सोमेश्वर आत्महत्या कर लेता है तुंगभद्रा नदी में डूबकर, और उसको कहा जाता है महायज्ञ। कारण था कि चोल शासक के साथ हुए किसी संघर्ष में घायल हो गया था वो। और हमारे यहाँ वो मेंटालिटी है ना कि अगर आप घायल हो गए, पराजित हो गए, या युद्ध से आपने पीठ दिखा के भाग लिया, तो अपमान इतना है कि आत्महत्या करनी पड़ेगी। यह बात एस्पायरेंट्स के साथ भी लागू होती है। उसी मानसिकता से कहीं कहीं हम लोग भी चलते हैं। तो अब कोई जरूरी है कि पीठ पे चोट लगे? उसकी पीठ पे चोट लगी थी, उसके जरूरी है कि पीठ पे चोट लगे? तो ऐसा है कि हम भाग ही रहे थे तो पिटाए हैं, ये भी तो हो सकता है कोई पीछे से आके छुप के मार दिया। लेकिन लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में भाई साहब ने कहा कि अब जीने का कोई लाभ नहीं है, तो इन्होंने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। और दक्षिण चलें तो वहां पर चोल वंश दिखाई देता है। और चोल वंश का जो फाउंडर था, मैं याद दिला दूं जाते जाते आपको, ठीक है, उसका नाम था विजयालय। ये कौन चोल हैं? ये बाद के चोल हैं, जो साम्राज्यवादी चोल जिन्हें कहते हैं, इंपीरियल चोल।
उसका फाउंडर था विजयालय, विजयालय विद्यालय नहीं, विजयालय, चोल वंश का। और जिसने 8वीं शताब्दी, लगभग उसी समय जब इधर पाल प्रतिहार उभर रहे थे, लगभग उसी समय पराजित कर दिया किसको, एक शासक को जिसका नाम था अपराजित। ठीक है, वो पल्लव वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित को पराजित कर इसने, हाँ, खुद राजा बन गया विजयालय भाई साहब। ठीक है, और विजयालय के बाद, फाउंडर के बाद, इस वंश के प्रमुख शासकों की अगर हम बात करें तो उसमें एक तो हैं वो परांतक, परांतक प्रथम, दूसरे हैं राज राज, और तीसरा राजेंद्र चोल। परांतक प्रथम को उत्तरामेरूर के अभिलेखों के लिए जाना जाता है। मैं आपको याद दिला दूं कि उत्तरामेरूर के अभिलेखों में चोल जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है उस पर प्रकाश डाला गया है। ये 10वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट क्वार्टर के हैं, उत्तरामेरूर से मिले हैं। 2 अभिलेख हैं। इसमें सभा की बात कही गई है जो कि अपने समितियों यानी कि वरियम के माध्यम से गांव का प्रशासन चलाती थी। और यह सभा एक ऐसे गांव की है जिसको अग्रहार कहते हैं या ब्रह्मदेय कहते हैं, यानी कि ब्राह्मण इस समय तक यहाँ पर एक सुविधाशाली वर्ग के रूप में स्थापित हो चुके हैं। अग्रहार और ब्रह्मदेय ऐसे गांव जो ब्राह्मणों को दान में दिए गए। ऐसा लगता है कि इनको सबसे अधिक स्वायत्तता मिली थी। और दूसरे को उर कहा जाता है, दूसरे तरह के गांवों को। इनके बारे में हमारी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उर में भी किसी न किसी हद तक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी। मंदिर भी इसके यूनिट थे, नगर भी इसके यूनिट रहे थे। और इस तरह की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उत्तरामेरूर के अभिलेखों से। और इन अभिलेखों के साथ कौन सा चोल शासक जुड़ा हुआ है? परांतक फर्स्ट। ठीक है, राज के बारे में आता है कि इसने श्रीलंका को आधा जीत लिया, मालदीव पर आक्रमण किया। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह थी कि तंजौर जो कि चोलों की राजधानी थी, वहाँ पर उसने एक मंदिर बनवाया बड़ा भव्य, जिसमें द्रविड़ कला की पराकाष्ठा दिखाई देती है। उस मंदिर को राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। वह भी विश्व दाय स्मारकों की सूची में शामिल है। ठीक है ना, यूनेस्को हेरिटेज साइट। राजेंद्र चोल को 2 कामों के लिए आप जान लीजिए। एक तो उत्तर भारत पर आक्रमण किया, उसी मार्ग का अनुसरण किया जो कभी समुद्रगुप्त ने दक्षिण पर आक्रमण करते समय ढूंढा था। वो खुद नहीं आया था, उसका कोई कमांडर आया था। और गंगा नदी के तट पर 2 शासकों को पराजित किया। उनकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, संभवतः पाल वंश से संबंधित थे। और इसके बाद से उसने एक उपाधि ली, गंगईकोंड चोल, और एक राजधानी बनाया गंगईकोंड चोल अपोरम। उसके बाद उसने साउथ ईस्ट एशिया पर भी अटैक किया था, और जिसका उद्देश्य था भारतीय व्यापारियों के हितों की रक्षा करना। चोलों के काल में ब्रोंज की मूर्तियां बनी नटराज की। चोलों के शासनकाल में द्रविड़ कला अपने किस पर, पराकाष्ठा पर पहुंचती है। और इस तरह से मध्यकाल समाप्त हो गया। इसी तरह से अब इसके बाद से, चूंकि राजनीतिक जीवन में कुछ ऐसा खास हो नहीं रहा है जो कि नोटिसेबल हो, ठीक है ना, तो आज इतना ही। धन्यवाद। ठीक है, कल क्लास है, ये पूछना चाह रहे हैं आप? कल क्लास है। और शेड्यूल चेंज हुआ है ना, कुछ हुआ होगा। रात में है क्लास? अच्छा, दूसरी जगह पे है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। जब इस इलाके में आ जाएंगे हम लोग तो थोड़ी सी इधर उधर की दूरी भी मैनेज कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।